हेलो जनता, की हाल चाल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के दिन में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि बिहार, कुछ बंगाल के हिस्से और साथ साथ पूरा आसाम बहुत बुरी तरीके से और बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। वहां पे बहुत भयंकर प्राकृतिक आपदा जो कि बाढ़ है, उसने अपना शिकंजा बहुत बुरी तरीके से कस लिया है और वहां के लोगों को जान माल से लेके हर तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है इस प्राकृतिक आपदा की वजह से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्वोत्तर जो है भारत का, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, उसमें इतना ज्यादा बाढ़ क्यों आता है, इतना ज्यादा बाढ़ हर साल वहां पे क्यों आता है, इसके पीछे क्या रीजन है, और साथ साथ ही जानेंगे कि हमें अगर उस पूरे इलाके को एक परमानेंट तरीके से बाढ़ की मुसीबत से निकालना है तो उसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे और क्या क्या चीजों की हम इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ क्यों आता है। तो दोस्तों, इस चीज को हम पहले दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे आसाम की और साथ साथ बंगाल के कुछ हिस्सों की, और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले आसाम की बात करना शुरू करें तो आसाम में जो बाढ़ लाने वाली मुख्य नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, जिसे चाइना के अंदर पेंगोंग भी कहा जाता है, और ये जो रिवर है तिब्बत से निकल के आती है और लगभग पूरे आसाम को बीच से ये रिवर काटती हुई जाती है और लास्ट में जाके अंदर चली जाती है बांग्लादेश के। दोस्तों, इस रिवर में आसाम के अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं और ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, जिनमें से कुछ ट्रिब्यूटरी जो है वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। साथ साथ कुछ जो ट्रिब्यूटरी है वो आगे की तरफ मूव करती है बिहार में वेस्ट साइड पे, आसाम से वेस्ट की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इतनी ज्यादा हर साल बाढ़ क्यों आ जाता है इन रिवर्स के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहला तो ये रीजन है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आने का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज्यादा आती है। इवन कि मेघालय जो राज्य है वो तो दुनिया का ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इस वजह से पहला रीजन तो ये है कि बारिश की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए बाढ़ आती है। लेकिन मुख्य रीजन यहाँ पे बाढ़ आने का बारिश फिर भी नहीं है। मुख्य रीजन की बात करें तो दोस्तों होता क्या है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आती है तिब्बत से। अब तिब्बत जो है वो बहुत ऊंचाई पे है। तिब्बत की जो ऊंचाई है वो 5000 मीटर है। तिब्बत की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 5000 मीटर है, और जो आसाम की ऊंचाई है वो मात्र 100 मीटर है। अब सोचिए 5000 मीटर और कहां 100 मीटर। तो जब 5000 मीटर से तड़कती भड़कती ब्रह्मपुत्र नदी गिरती हुई आती है और आसाम के अंदर एंटर करती है, तो उसका पानी जो है वो बहुत मात्रा में इधर उधर जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है पानी का, बहुत ऊपर से गिर रही है, बहुत तेजी से गिर रही है, इसलिए पानी इधर उधर निकलता है। और वहां पे इस वजह से क्या होता है, बाढ़ का पानी बहुत हिस्सों में चला जाता है और इस वजह से वहां पे बाढ़ की संभावनाएं बढ़ती जाती है। दूसरी बात क्या, अब जो मुख्य रास्ता है ब्रह्मपुत्र नदी का वो हो जाता है ब्लॉक। कैसे ब्लॉक हो जाता है मैं आप लोगों को बताता हूं। जब ब्रह्मपुत्र नदी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी उखाड़ती हुई लेके चली आती है। क्यों उखाड़ती हुई लेके चली आती है? क्योंकि हमने बुरी तरीके से डिफॉरेस्टेशन कर रखा है। डिफॉरेस्टेशन कर रखा है तो पेड़ मिट्टी को बांध नहीं पा रहे हैं। पेड़ मिट्टी को बांध नहीं पा रहे हैं तो जब नदी बहुत ही स्पीड से नीचे की तरफ आती है तो जितने हिस्सों की मिट्टी को पेड़ ने नहीं पकड़ के रखा है वो अपने साथ खिसकाती हुई ले आती है, लैंडस्लाइड कराती हुई ले आती है, और उन सबका जो स्लिट है वो उन सारी जगहों पे जम जाता है जो कि नदी का रास्ता है। मतलब नदी की तलहटी जिसे बोलते हैं ना, उसमें तो भर जाता है मिट्टी और ऊपर फिर जाती है नदी। तो नदी के पानी को जाने का जो पहले प्राकृतिक रास्ता बना हुआ है उसमें तो सारी बढ़ गई मिट्टी और नदी आगे जा नहीं पाती, इसलिए पानी इधर उधर फैलता है और वहां पे हर साल इतनी ज्यादा बाढ़ आ जाती है बारिश के मौसम में। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ना शुरू होता है वैसे। दूसरी बात करें बाढ़ के आने का दूसरा और सबसे मेन रीजन क्या है, तो दोस्तों जो वहां का ड्रेनेज सिस्टम है, साथ साथ ही नदियों के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे जो बाढ़ से बचाव के सिस्टम है वो बहुत ही खराब है। इस वजह से भी वहां बाढ़ का पानी आने के बाद, ये तो कंफर्म है बाढ़ का पानी आता है, लेकिन आने के बाद वहां पे बिल्कुल भी बाढ़ का पानी कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब दोस्तों, एक तो पहले ब्रह्मपुत्र बाढ़ लेकर आई, उसके बाद दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र थोड़ी बहुत जब कंट्रोल भी हो रही होती है, उसके बाद जो इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनमें से कुछ तो बरसाती नदियां हैं जो बारिश की वजह से पैदा होती हैं। ये सारी नदियां भी जाके क्या होती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और वो ब्रह्मपुत्र का जो वाटर लेवल है वो और ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पूरा आसाम
बाढ़ को झेलता है, बहुत बुरी तरीके से बाढ़ को झेलता है। ये बात रही आसाम की। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे कि क्या क्या ऐसे अभी हमारे पास साधन मौजूद हैं या फिर ऐसे साधन हम विकसित कर सकते हैं जो कि इस समस्या से हमें कुछ हद तक उबार पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार के अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ क्यों आता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, बिहार के अंदर बिहार को गंगा जो है वो दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न बिहार और साउथर्न बिहार, मतलब पूर्वी बिहार और साथ में दक्षिणी बिहार, दो हिस्से में बांट देती है। माफ कीजिएगा, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दो हिस्से में बांट देती है बिहार को। ठीक है, अब उत्तरी जो बिहार है वहां पे बाढ़ जो है बुरी तरीके से अपना प्रकोप दिखाती है। दक्षिणी जो बिहार है वहां पे बाढ़ का प्रकोप थोड़ा सा कम रहता है, हालांकि बाढ़ का प्रकोप वहां भी रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। अब बात करें अगर नॉर्थर्न बिहार में क्यों आती है इतनी ज्यादा बाढ़, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बिहार के जस्ट ऊपर नेपाल है और नेपाल पूरी तरीके से जो है पहाड़ी इलाका है। सेम बहुत सारी नदियां जो है छोटी छोटी वो निकल के आती हैं नेपाल के अंदर से, और अंत में क्या होता है वो सारी नदियां आके मिलती है गंगा के अंदर। जैसे कि उनमें महानंदा नदी हो गई, ठीक है, ये गंडक नदी हो गई, ये सारी नदी के आके मिल जाती है हमारे गंगा में, और गंगा का जलस्तर ये लगातार बढ़ाती है। देखिए पहले ही गंगा जो है वो आ रही होती है वेस्ट की साइड से, और वेस्ट से जो हम अगर अपने अर्थ का अगर हम मैप देखेंगे अच्छी तरीके से, तो ईस्ट की तरफ जो है थोड़ा सा इंडिया झुका हुआ है। तो ईस्ट की तरफ जब इंडिया झुका हुआ है तो पानी का प्रेशर वहां से भी तेज आता है, और बारिश के टाइम में ये प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो तेजी से जब गंगा में पानी आता है तो गंगा तो खुद ही लबालब हुई पड़ी रहती है। उसके बाद जो ये नदियां हैं, छोटी नदियां हैं या फिर जो ये बरसाती नदियां हैं, इनका पानी आके मिल जाता है गंगा के अंदर। अब जब इनका पानी गंगा के अंदर मिलता है तो गंगा का जलस्तर तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ साथ जब गंगा बैक फोर्स मारती है तो इनका भी जलस्तर बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है पूरे आसपास का जितना भी इलाका है वहां पे बाढ़ आ जाती है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है, हम ये सुनते हैं कि बिहार का जो नॉर्थर्न साइड है वहां पे डेवलपमेंट बिल्कुल कम हो रहा है या फिर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यही है कि कोई भी कंपनी बिहार के नॉर्थर्न हिस्से में आके अपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहती है। क्यों नहीं लगाना चाहती है? कि वो अच्छी तरीके से जानती है अगर हम अपनी फैक्ट्री बिहार के नॉर्थर्न साइड में जाके लगा देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो पूरा व्यापार है वो साल में एक बार तो चौपट होगा, क्योंकि बाढ़ आएगा, बाढ़ आना पक्की बात है। बाढ़ आएगी तो वहां पे जितना भी हमारी फैक्ट्री है, जितना भी प्रोडक्शन है, हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ वो सब चौपट कर देगा। इसलिए कोई भी बड़ी जो इंडस्ट्री है या फिर जो बड़ी कंपनी है वो अपना काम आगे लगाती ही नहीं है बिहार के नॉर्थर्न साइड के अंदर। तो ये भी एक रीजन है कि बिहार के नॉर्थ में डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है, बाढ़। अब देखिए दोस्तों, बिहार जो है बीच में क्योंकि गंगा नदी निकलती है, और साथ साथ जो बिहार है उसका रिवर का सिस्टम ऐसा है, मैं आपको यहाँ पे एक फोटो दिखा दे रहा हूं, इससे आप समझ पाएंगे कि बिहार को बहुत सारे हिस्सों में बांट देती है नदियां। तो ये जितने जितने हिस्सों में बांट दिया बिहार को नदियों ने, सारे हिस्सों में क्या होता है, बाढ़ आती है बुरी तरीके से, क्योंकि जल स्तर बढ़ता है पानी के फोर्स की वजह से। अब बात करें सदर्न बिहार की, तो सदर्न बिहार में भी अगर हम नीचे झारखंड देखें तो झारखंड भी पठारी इलाका है, ठीक है, वहां पर भी पहाड़ है, वहां से भी बहुत सारी नदियां, कुछ नदियां नेचुरल, कुछ नदियां बरसाती वो आगे गंगा में मिलती है, ऊंचाई से वहां से भी आती है, तो बाढ़ वहां भी आता है, वहां पर भी पानी का लेवल बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड से कम, क्योंकि नॉर्थ के अंदर जो आती है नदियां वो ग्लेशियर से आती हैं, इस वजह से उनका जो प्रेशर होता है, उनका जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब दोस्तों अगर बात करें कि नदियों का पानी जो अपना नेचुरल रूट है उसमें क्यों नहीं जा रहा है बिहार के भी अंदर, तो बिहार के अंदर भी दोस्तों यही रीजन है, जो इतना सारा मिट्टी लेकर आती है वो मिट्टी तो सारे जो तलहट्टियां हैं उनको भर देती है। तलहट्टियां जब भर देती है तो उसके बाद फिर नदी को रास्ता नहीं मिलता और नदी इधर उधर भागती है, तो फिर बाढ़ आती है। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बिहार और असम के अंदर हर साल इतना ज्यादा बाढ़ क्यों आती है। एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, ये जो मामला खराब हुआ है बाढ़ आने का असम के अंदर, वो कैसे हुआ है, 1950 में एक भूकंप आया था बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के, बहुत भयंकर भूकंप आया था। उस भूकंप की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे ईस्टर्न इंडिया के, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वो थोड़े से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां की जो धरती का स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत उक चूक हो गया है। इस वजह से क्या, पानी जब आता है तो पानी को एक प्रॉपर रूट नहीं मिल पाता, पानी इधर उधर हो जाता है, और इसी वजह से पानी जो है वो बाढ़ के रूप में बदल जाता है ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब दोस्तों बात करते हैं क्या हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम काफी हद तक बिहार और असम के अंदर को ये हर साल का बाढ़ है इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं, चलिए सबसे पहले तो ये बात करते हैं, असम में इतने सारे जो नेशनल पार्क हैं वहां पे इतने सारे जो जानवर मर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बताता हूं, जितना सारा स्लिट आता है उस स्लिट को उठा के उन जो नेशनल पार्क हैं वहां पे आप भर दीजिए और एक ऊंची जगह बना दीजिए। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जानवर अगर बाढ़ में फंसता है तो वो ऊंची जगह ढूंढने की कोशिश करता है। तो अगर हम स्लिट को उठा के नेशनल पार्क्स के अंदर रख देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक तो सबसे पहला फायदा होगा, नदी को रास्ता मिलेगा। ठीक है, नदी का रास्ता जो जाम हो रहा है उस स्लिट की वजह से वो खाली हो जाएगा। साथ साथ जब नेशनल पार्क में हम उसको रख देंगे तो जब बाढ़ आएगी तो जितने भी जानवर हैं वो ऊंची जगह ढूंढ के ऊंची जगह पे जाके सुरक्षित बच पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, अब बात करें अगर कि और क्या क्या टेक्निक्स है, तो सबसे पहली टेक्निक और सबसे जरूरी भी है ये अफॉरेस्टेशन। क्योंकि स्लिट तभी आ रहा है, लैंडस्लाइड्स तभी हो रही है जब हमने मिट्टी को पकड़ने की जो नेचुरल चीज है यानी कि पेड़ की जड़ें वो हटा दिए, पेड़ काट दिए हैं, तो मिट्टी रुकती नहीं है। मिट्टी रुकती नहीं है तो पानी के थोड़े से प्रेशर के साथ ही बहती हुई चली जाएगी। आप लोग छोटा सा घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक छोटी सी क्यारी बनाइए, उसमें 2-4 पौधे लगाइए छोटे छोटे। एक बार तो आप क्या कीजिए, जब आपने पौधे नहीं लगा रखे तब पानी का प्रेशर उसमें डालिए, सारी मिट्टी बह जाएगी। लेकिन आप पेड़ लगा दीजिए, छोटे छोटे पौधे लगा दिए, उसके बाद मिट्टी को बहाइए, मिट्टी बहुत धीरे बहेगी। क्यों? क्योंकि जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़ लेती है, बाइंड कर लेती हैं। इस वजह से जो मिट्टी है वो आगे की तरफ नहीं जाती है, स्लाइड नहीं होती है। तो अफॉरेस्टेशन हमारा पहला ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम बहुत अच्छी तरीके से काफी हद तक इस बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे तरीके की जिससे हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों क्या है, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक मॉडर्न टाइप का तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ के पानी को बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बाढ़ के आने का एक और रीजन है जो मैंने आपको अभी नहीं बताया, वो है जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स है, बड़े बड़े शहर है, वहां पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, घर होते हैं, जिनमें जितना भी वेस्ट पानी होता है, नहाने का, मुंह धोने का, या फिर हम जो वो लोग अपने पेट्स वगैरह को नहलाते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, या फिर जितना भी डेली वर्क्स का पानी है, वो सारा पानी क्या होता है, हम सीवर के जरिए निकाल देते हैं नदी के अंदर। तो जब हम दोस्तों सीवर के जरिए उस पानी को नदी के अंदर निकाल देते हैं तो वो भी हमारा जो नदी का जलस्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ाता है। तो दोस्तों इस जलस्तर को ये जो जलस्तर बढ़ाता है इसको हम रोक सकते हैं एक नई टेक्निक के जरिए जिसको कहा जाता है स्पॉन्जी टाउन। अब ये स्पॉन्जी टाउन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, हम क्या करते हैं, शहर या डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसके चारों तरफ शहर से थोड़ा हट के बड़े बड़े गड्ढे बनवा देते हैं, बड़े बड़े आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनवा देते हैं। कई जगह पर इसको पोखर भी कहा जाता है। पोखर से शायद आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पोखर बनवा देते हैं। इस पोखर का क्या करते हैं, इस पोखर का कनेक्शन हम जो है वो दे देते हैं वापस से हमारे उन सीवर से जो कि सीवर्स हमारे वेस्ट पानी को लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही दोस्तों ये सारे सीवर बढ़ जाते हैं उसके बाद थोड़ी सी प्योरिफिकेशन टेक्निक्स यूज करके, थोड़े से इन पानी में केमिकल्स मिला के, थोड़ा सा इस पानी को प्योर करके वापस से हम यूज ले सकते हैं। किन किन जगह पे देखिए, रोड्स की सफाई के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, व्हीकल्स की सफाई के लिए यूज कर सकते हैं, साथ साथ पेड़ पौधों में जो शहर के बीच में पानी दिया जाता है, शहर में जो गार्डन होते हैं बहुत सारे, उनके मेंटेनेंस के लिए जो पानी लगता है सब बोरिंग से लगता है, वो पानी सारा हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे होते हैं और उसकी जगह हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। साथ साथ बहुत जगह जो शहर के अंदर सैनिटाइजेशन वर्क होते हैं उसके लिए इस पानी को यूज कर सकते हैं। जितने भी शहर के ऐसे वर्क्स हैं जिसमें पानी का यूज होता है, जहां पे बहुत ज्यादा साफ पानी के होने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, उन सारी जगहों पे हम यूज कर सकते हैं इस पानी को, जिससे कि क्या हुआ, हमारा पानी भी रीयूज हो गया। सबसे पहले तो हमने पानी बचाया, सबसे अच्छा काम तो हमने यहीं पे कर दिया। साथ साथ हमने क्या किया, हमने अपने बाढ़ को भी आने से कुछ हद तक जरूर रोक लिया। अब दोस्तों ये जो पानी है वो सीवर के अंदर जाएगा कैसे। अब इतनी बड़ी अगर हम पूरे शहर के अंदर सिस्टम इंस्टॉल करने जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे तो वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए एक नई टेक्निक आई है, एक स्पेशल तरीके की कंक्रीट होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा दे रहा हूं। एक स्पेशल तरीके की कंक्रीट होती है। ये कंक्रीट के अंदर पानी स्पॉन्ज की तरह सूख जाता है। जैसे हम पानी स्पॉन्ज के अंदर डालते हैं तो पानी को सोख लेता है ना, वैसे ही जितना भी हम पानी इस कंक्रीट पे गिराते हैं सारा पानी सूख जाता है। और हमें बस करना क्या है, हमारे पास जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड सीवर लाइंस है उनका एक जो सीवर का नदी से उस जो कनेक्शन है उसको ऑफ करना है और वो कनेक्शन उस पॉन्ड में जाके जोड़ देना है। क्या करेगी, रोड और सारे पानी को सोख के नीचे उस सीवर लाइन में भेज देती है और वो सीवर लाइन से
पानी वहां चली जाएगी। ये स्पेशल तरीके का कंक्रीट है जो आजकल कई देशों में बहुत ज्यादा यूज भी हो रहा है। जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ये यूज हो रहा है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कंक्रीट कोई बहुत ज्यादा महंगा है। हमारा जो नॉर्मल डामर आता है, नॉर्मल कंक्रीट आता है, सेम उतना ही रेट पड़ेगा इसका भी। अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत सारी देश इस टेक्निक को यूज कर रही है और काफी ज्यादा सफल हो रही है। इससे क्या हुआ, हमने पानी का पानी बचाया, हमने बाढ़ की तकलीफ भी बचाई, साथ साथ हमने अपना सैनिटाइजेशन भी ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिया। तो दोस्तों यही कुछ रास्ते थे जिससे हम अपने जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसमें बाढ़ को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी एक प्राकृतिक आपदा है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी इससे अफेक्ट हुए हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी बिल्कुल अच्छी स्थिति में आ जाए और इस बाढ़ के कहर से जल्दी उबर जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की न्यूज, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और ओपिनियन से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आता रहूं। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।